बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 7 मई और जुमेरात का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान है, उसकी सफ़ों में खलबली मची हुई है, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, मामलात उनके कंट्रोल में नहीं, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। ये तो खबरें मामूल की हैं और इसमें कोई अब खबरियत नहीं है और भरपूर किस्म की आप देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान भी है, इमरान खान साहब की फैमिली परेशान है और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। अडयाला जेल के बाहर कोई नहीं आता, अदालतों के बाहर कोई नहीं आता और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अलील हैं, बीमार हैं, उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा और हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर तरफ मायूसी छाई हुई है कि आखिर होगा क्या। ये तो मामूल की खबरें हैं, लेकिन एक और खबर भी है और वो खबर है नून लीग बहुत परेशान है, मरियम साहिबा बहुत परेशान है, नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है और उनके साथ साथ जो उनके हवारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, हैरत अंगेज तौर पर। हालांकि सब कुछ ठीक है, इख्तदार मिला हुआ है, हुकूमत मिली हुई है, फॉर्म 47 जाली दिया हुआ है और मौजे कर रहे हैं, 11-11 अरब रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परेशानी है। और परेशानी क्यों है? परेशानी है पावर शेयरिंग, ताकतवर होना और ताकत का नशा, उसके परेशानी है। और फिर दरूण खाना जो है वो मामलात गड़बड़ भी हो चुके हैं। इस तरफ मैं आपको एक मुफस्सल खबर देना चाह रहा हूं, लेकिन पहले ज़रा ईरान अमेरिका इसराइल जंग और उसमें पाकिस्तान की थी सालसी, तो अब वो जंग जो है वो बंद होने जा रही है और मुस्तकिल तौर पर उसका खात्मा होने जा रहा है और इस सिलसिले में अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्बत मुज़ाकरात शुरू नहीं बल्कि इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। और इस बात का ऐलान सदर ट्रंप ने किया और उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका बराह रास्त भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और इनडायरेक्ट भी मुज़ाकरात जारी हैं और इस सिलसिले में तबादला हो रहा है पेपर्स का, मुतालिबात का, शराइत का, कंडीशंस का कि किन बुनियादों पे ये जंग बंदी जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए और इस जंग के खात्मे का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाए। सबसे बड़ा मसला था विन विन पोजीशन। ईरान को भी अपनी पोजीशन को रखना, अपनी विक्ट्री को रखना था बहाल और अमेरिका को उससे ज़्यादा ज़रूरत थी कि कुछ ऐसी फेस सेविंग हो कि अमेरिका भी कहे कि हम कामयाब लौटे और हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। और इसमें लूज़र कौन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये लड़ाई शुरू करवाई थी नेतन्याहू ने और नेतन्याहू के प्रेशर पे ही ये सब कुछ हुआ और अमेरिका के अंदर काफ़ी इस सिलसिले में अपोजिशन पाई गई और अमेरिकी अवाम भी इस जंग के खिलाफ हो गए और अमेरिकन कांग्रेसमैन भी और उसके साथ साथ इवन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बोथ, तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातें जो है इस बात पे मुत्तफिक नजर आए। इस दौरान बहुत सारे इस्तीफे भी आए और फौजी जर्नलों को भी बरतरफ करना पड़ा और ट्रंप काबीना के और ट्रंप टीम में से 3-4 बड़े इस्तीफे भी इस दौरान देखे गए। लेकिन बिलाखिर अब ये लड़ाई बंद होने जा रही है और सालसी का काम करने की कोशिश की, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए गए, लेकिन इस्लामाबाद के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और इस्लामाबाद में जो दूसरा दौर था वो नहीं हो सका, शुरू ही नहीं हो सका, इसके बावजूद कि 2.5 हफ्ते वहाँ पे मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगाए रखा। तो बहरहाल अब मामला उस तरफ जा रहे हैं और जो चीदा नुकात हैं उसमें यह है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो तिजारती बहरी जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर मुआवनत फराहम करने का ऐलान कर दिया है ईरान की तरफ से और इस तरीके से ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उसकी बंदरगाहें आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते के जरिए दीगर समंदरी रास्तों में तिजारती जहाज़ों को बहरी खिदमात और मुआवनत फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मुल्क की बंदरगाहें तिजारती जहाज़ों को बहरी खिदमात, तकनीकी मुआवनत और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार हैं। खबर रसाई एजेंसी सरकारी जो है ईरान की, उसमें भी ये बात कही गई है और कहा गया है कि सामने ऐसे वक्त में ये बयान आया है कि जब ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देते हुए आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिकी फौज के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को रोक दिया था और इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक को भी है, जिसकी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका, यानी कि जो बहरी नाकाबंदी और ज़बरदस्ती आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की बात थी उसको उस पर अमल दरामद रोक दिया गया था, क्योंकि ईरान भी बहरी जहाज़ों पे हमले कर रहा था और अमेरिका भी। और इस तरीके से
یہ ایک اچھی خبر ہے اس خطے کے لیے اور ایران کے عوام کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے اور ایون پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی، یورپ متاثر ہو رہا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلی بات۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں اور معاہدے کے امکانات روشن ہیں اور پہلے مرحلے پہ MOU سائن کیا جائے گا۔ کچھ جو ہے ریلیف، کچھ شرائط ایران کی مانی گئی ہیں اور کچھ شرائط امریکہ کی مانی گئی ہیں، اور ایک نقطے پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے اور اس میں بھی صرف ٹائم پیریڈ کا ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنائے گا تقریباً 20 سال تک، جبکہ ایران کہتا ہے یہ مدت ہونی چاہیے 12 سال، اور اس دوران جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو بھی کسی تیسرے ملک کو منتقل کر دیا جائے گا، امریکہ یا پھر کوئی اور ملک جو بھی جس پہ بھی اتفاق ہو۔ تو بہرحال یہ ہے ایک پازیٹیو خبر تھی۔ دوسری جانب اب لوزر کون ہے؟ لوزر ہے جناب نیتن یاہو، کیونکہ نیتن یاہو نے جس مقصد کے لیے کیا تھا اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، ایران میں رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکا، ایران میں بغاوت نہیں ہو سکی، اور ایران میں جو معاملہ سب سے بنیادی تھا کہ ایک رضا پہلوی کو حکمران بنانا تھا وہ نہیں بنایا جا سکا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے وہ UAE کو ہوا، متحدہ عرب امارات کو، اور ان کو مالی نقصان بھی بہت ہوا، معاشی نقصان بھی بہت ہوا، سیاسی نقصان بھی بہت ہوا، اور ان کا جو ایک ترقی کی طرف اڑان تھی اس کو بریکس لگ گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا جی معاملہ ختم، اور اب امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس سلسلے میں بہتری کی طرف ہم جائیں گے۔ دوسری جانب بحرین میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کا تعلق جوڑا جا رہا ہے پاسداران انقلاب سے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی خبروں کی طرف، کیونکہ پاکستان میں بھی ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے پاکستان میں بھی پالیٹکس جو ہے وہ رک گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سرگرمیاں روک دی تھیں، اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں، اور اس کی ریکویسٹ کی گئی تھی حکمرانوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ فوجی حکمرانوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، جس کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب، لیڈر آف اپوزیشن راجہ ناصر عباس صاحب نے ایکنالج کیا اور اس کو آنر دی، اور اس سلسلے میں سہیل آفریدی صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ اس لیے منسوخ ہوا تھا کہ ہمیں پیغام آیا تھا، عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب سے آپ مشاورت کریں اس سلسلے میں، لہٰذا جو مشاورت ہوئی اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں یا ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، مجھے میرا راستہ روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، مجھے میری وزارت اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان کی دین ہے، اور اس نامینیشن کو روکنے کی کوشش کی گئی، میرے انتخاب میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ DGISPR نے اس سلسلے میں بھرپور کوشش کی، اور پھر یہ کہ میرا جو آبائی علاقہ ہے اس علاقے میں بھی باقاعدہ طور پہ ایک انکالڈ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر ایک فوجی آپریشن بھی کیا گیا، اور وہاں پہ ڈرون حملے بھی ہوئے، صرف اس لیے کہ مجھے نقصان پہنچایا جا سکے، میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی جوانیاں عمران خان کے ساتھ لگائی ہیں، اس لیے ہمیں کسی قسم کی عہدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو سہیل آفریدی صاحب نے کل اپنی پوزیشن بڑی حد تک کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نون لیگ کی طرف جی، اور نون لیگ کے معاملات یہ ہیں کہ خاص طور پہ یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ایک بہانہ بنا، جو کہ ٹوئن ٹاورز ہیں ریڈ زون میں، اور انتہائی VIP زون ہے، اور وہاں پہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس ہیں اور 13 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے، یہ گو کہ بہت پرانا مشرف صاحب کے زمانے کا ہے، اور کامران لشاری صاحب کہا جاتا ہے کہ اس وقت چیئرمین تھے CDA کے، اس زمانے میں یہ پلاٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا جس پارٹی کو۔ تو اب کامران لشاری صاحب کل پھر دیکھے گئے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ دیکھے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو مزید حسین و جمیل بنانے کا ارادہ ہے، اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ 1000 ایکڑ جو ہے وہ ہم 1000 ایکڑ میں کوئی کیا اس میں نیا شہر بسائیں گے، تو ہوٹل بنائیں گے، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ حکومت تحویل میں لے لے گی، اور ان کے مکینوں کو جنہوں نے الاٹی ہیں ان کو بنیادی قیمت خرید جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور جو جس پہ تنازع ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ عدالتوں کے دھکے کھائے۔ یہ ہے اب تک کی اطلاع۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے
कि नून लीग से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, डिजिटल मीडिया अकाउंट हैं, और इसके साथ साथ जो उनके बयानियां बनाने वाले और उनके तरफदार हैं, वो सब के सब बैक वक्त कुछ खबरें दे रहे हैं, और वो खबरों का ताल्लुक सीधा सीधा वो है फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी साहब पे। खास तौर पे अगर मोहसिन नकवी साहब होंगे तो फील्ड मार्शल होंगे। तो उन्होंने खबर दी है कि जनाब ये जो प्लॉट है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, 2 टावर बने हुए, 2 अपार्टमेंट्स जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो तनाजा खड़ा हुआ है वो, और इसके साथ साथ जो 13 एकड़ का प्लॉट है टोटल, ये सारे का सारा सदर ट्रंप के दामाद को दिए जाने का इरादा है। और मुझे ये खबर दुरुस्त नहीं लगती। सच्ची बात यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, इतनी अंधेर नगरी हो नहीं सकती कि आप 13 एकड़ का जो प्लॉट है वो सदर ट्रंप के दामाद को दे दें। और वैसे भी ये जो है बिल्डिंग और ये जमीन उसके लिए पीनट है जी, और क्योंकि वो करते हैं ट्रिलियन और बिलियंस डॉलर्स के सौदे, तो इसलिए ये उनके लिए एक बहुत ही मामूली सौदा है, मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि नून लीग के तरफदार जो हैं वो मुसलसल इस पे कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये, क्योंकि जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वो फील्ड मार्शल पे सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जनाब ये खुफिया मामला तय हो गए हैं और कुशनर को ये दिया जाएगा ये प्लॉट, और वह यहाँ पे 7 स्टार होटल बनेंगे, बिजनेस प्लाजे बनेंगे, और ये प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी। तो इस तरह कामरान अल-शारी साहब को जब देखा गया तो कामरान अल-शारी साहब और परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी वो चेयरमैन सीडीए थे, और उसके बाद फिर उसके बाद वो लाहौर में खिदमत संजाम दे रहे हैं। अब वो दोबारा इस्लामाबाद आए हैं तो उसमें फिर एक और खबर आ गई है और इस पे उंगलियां उठ रही हैं। आमिर मतीन साहब और दीगर जर्नलिस्ट वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कामरान अल-शारी साहब जो हैं ये वही हैं जो परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में थे, और ये वही हैं जिन्होंने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो प्लॉट है 13 एकड़ का औने पौने जो दिया, और ये वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लौट पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू, और ये मामला जो हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब और जन आसिम मुनीर साहब उनके साथ कहा जा रहा है कि ये तो मुमासलत है पॉलिसियों में, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी किस्म की वजाहत नहीं आई, किसी किस्म की तरदीद नहीं आई। लेकिन एक खबर कन्फर्म है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वो मुस्तकिल तौर पर अब शायद उनके मालिकान को न मिल सके, और ये ज़मीन जो है बमाए अपार्टमेंट्स जो है वो हुकूमत सीडीए वापस अपने पास ले ले। एक इत्तला ये भी है कि यहाँ पे कोर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो कायम किया जाएगा, और कोर ऑफ इंटेलिजेंस तमाम हमारी जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और ख़ास तौर पर ISI जो है उसको ये दिया जाएगा, और उनके लिए ये मौजू तसव्वुर किया जा रहा है हर एतबार से। और अब देखना है उसमें मज़ीद कौन कौन से महकमे हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें चल रही हैं, और इस सिलसिले में फिल वक्त जो है अभी कुछ क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, लेकिन जाहिर है ये सब कुछ हो रहा है तो बुनियादी तौर पे फील्ड मार्शल को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, और ये सारी की सारी खबरें जो हैं ये जाती उम्रा से जनरेट हो रही हैं, और इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ा गई हैं और मामला जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और या ख़ास तौर पे अफसार आलम साहब के इल्ज़ामात के बाद। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।